बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिहार का भूगोल, क्योंकि भारत का भूगोल आप जानते हैं तो थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है। पहले आप बिहार से परिचय कीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बन रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ बन रहा है, ये चीज़ ढलान इधर की तरह आ रही है। नहीं, ये सबसे कहा जाए कि सबसे उत्तर में कौन है, तो दिख रहा है ना उत्तर में कौन सा है, ठीक है। यदि इसी तरह से पूछे सबसे दक्षिण में कौन है, तो यहाँ पर गया और जमुई में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि ये पार्ट ज़्यादा दूर तक जा रहा है, लेकिन नहीं, देखिएगा तो गया ही लास्टली ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इधर देखिएगा तो किशनगंज आपको सबसे पूर्व में पड़ता है, लेकिन जो ऑप्शन में पूछा था एक बार वो कटिहार था, क्योंकि किशनगंज दिया नहीं था तो कटिहार आ गया। तो मैप को देखना बहुत ही फ्रूटफुल रहता है और लाभ देता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं मैप के आधार पर, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी जानना है तो मैप जानना है, तो मैप में इसमें क्या देख सकते हैं, और यह जिला, यह जिला, यह जिला, यह जिला, यह जिला, यह जिला और यह जिला, कि भाई हमारे नेपाल से सटने वाले जिले कौन कौन से हैं, एक सवाल हो जाएगा यहाँ से। झारखंड से सीमा कौन कौन सा राज्य बनाता है, जिला बनाता है, एक सवाल ये भी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला टच करता है, और बिहार का बांग्लादेश से सबसे नज़दीक जिला कौन सा है, ये टिपिकल सवाल है ना। उसी तरीके से मध्य प्रदेश से कोई जिला टच करता है छत्तीसगढ़ से या उससे नज़दीक है, उसको देख लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले टच करते हैं, यह एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या होगा कि गंगा, ये गंगा तो यहाँ है, ये देखिए, तो गंगा जो नदी है ये देख रहे हैं बिहार को लगभग बीचों बीच काट दे रही है, यहाँ से एंटर है, दिख रहा है गंगा नदी आप लोग उतना दूर से दिख जा रहा है। तो ये नदी तो एक मेजर तंत्र बन गया, क्या बन गया, जैसे यह पूरा पहाड़ वाला एरिया है, जिसमें खासकर ये एरिया ज़्यादा पहाड़ी में घुसा हुआ है ना। दूसरा एक मैदानी भाग बन रहा है, तो मैदानी भाग में भी दो भाग बन जा रहा है, उत्तर का मैदानी भाग और गंगा का दक्षिण का मैदानी भाग। और एक तीसरा जो बनेगा जो झारखंड से टच कर रहा है वो हो गया इधर थोड़ा छोटा मोटा पठारी और जहाँ खनिज वगैरह की उपलब्धता हो सकती है। तो इसी को कहते हैं भौतिक विभाजन। क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन। फिजिकल डिवीजन। तो क्या हो गया, 1, 2 और 3। 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। 1 हो गया उत्तर का पहाड़ या उत्तरी पहाड़, उत्तर में उत्तर का पहाड़ी भाग, या पहाड़ भी सिंपल आएगा तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय के शिवालिक रेंज में पड़ रहा है, शिवालिक का पार्ट है ना। यह बहुत बड़े भाग में नहीं है, यह मोटा मोटी इसी जगह पर है, इसके ऊपर, ये जो है ना इसके ऊपर इतना ही हमारा पहाड़ी है, बाकी ये भी मैदानी भाग है। ये नहीं कि मधुबनी में पहाड़ है कि नहीं, दिखता जरूर यहाँ से, सीतामढ़ी से भी हिमालय दिखता है, लेकिन हिमालय सीतामढ़ी में नहीं है, तराई है तो दिखेगा जरूर, वही चीज़ है। तो लेकिन यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी जो पूछा, रामनगर दून, ठीक है, फिर यहाँ पर एक और दून है नॉर्मल। तो बेसिकली ये हो गया पहाड़ वाला भाग। दूसरा क्या हो गया, मैदानी भाग। अब इसका 2 डिवीजन है, एक उत्तर का मैदान है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय नहीं करके यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण के पठार या पठारी भाग। यह इसका फिजिकल फीचर हो गया। इतना ही आपका फिजिकल फीचर है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। अब इसको बांटने वाला मध्य विभाजक कौन है, वो है गंगा।
आसान ही है इसका मैप, कोई मुश्किल नहीं है। 2 कोना निकला हुआ है, बाकी थोड़ा गड्ढा है और बीच में हल्का सा इसको उच्चावच कर दीजिए तो ठीक है। अब इसमें क्या है, बीचों बीच एक नदी है, ये हो गया गंगा नदी, ठीक है। अब ये गंगा नदी, ये आपको मध्य विभाजक रेखा है। अब इसमें फिजिकल फीचर में जो आपको कंसेप्चुअल पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब कई नदियाँ इधर से आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे नदियाँ हैं यहाँ पर, इनका नाम याद करिए, नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। कुछ नदी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये सारी नदी का तंत्र बन जाएगा। अब क्या कि जो हिमालय से नदी आएगी वो तेज़ी से आएगी, ढलान ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो ये जो तेज़ नदी आएगी अपने साथ मिट्टी गाद ये सब बढ़ा के लाएगी और इसको डिपॉजिट करेगी इसी एरिया में आके। जब गंगा में आके सुस्त पड़ेगी तब तो क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी आएगी, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को लेके आएगी। किसको लेके आएगी? नवीन जलोढ़। इसको क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल को ही हिंदी में क्या बोलेंगे? नवीन जो खादर, खादर मिट्टी होगी, ठीक है। इसको खादर मिट्टी या एलुवियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। ये सब भी तो कोई नदी कोई दूसरे का नहीं बनाई, भी नदी पानी से ही आ रही है, कुछ ना कुछ लेके भी आएगा, तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ लेके आएंगे। मतलब यहाँ भी एलुवियल का ही है, लेकिन खादर का दूसरा रूप क्या है? बांगर। जो पुराना होता है वो बांगर, नया होता है वो खादर। तो ये जो है इधर में एक बांगर आ जाएगा। एक मोटा मोटी डिवीज़न है, कहीं कहीं दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एक जनरल डिवीज़न समझने के लिए। इधर क्या है, ज़्यादा तेज है, ज़्यादा पानी है और कम अवरोध है। 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा तेज प्रवाह, ज़्यादा पानी और कम अवरोध, तो क्या होगा? बाढ़। तो यदि पूछ दे कि गंगा के उत्तर का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है भौतिक रूप से, और ऑप्शन में हो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से यदि पूछ दे कि अब इधर क्या है, नदी में पानी है ही नहीं, इधर फाल्गु टाइप का नदी है, चला जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। एक नदी लेके आ रहे हैं, शुरुआत हो रहा है कर्मनाशा से, जिसमें नहा लिए तो कर्म का नाश हो जाएगा। तो पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। और सबसे अपवित्र नदी कौन है? तो कर्मनाशा। एकदम सही में जवाब है ये, ठीक है। बुरे कर्म के नाश के चलते ही कर्मनाशा कहा गया होगा, लेकिन इसको क्या है, हुमायूं नहा लिए, उनका कर्म का नाश हो गया, जो कि इसीलिए इसको कर्मनाशा कर दिया गया, ठीक है। अपवित्र नदी का यदि नाम पूछे अपवित्र कौन है तो ये, शोक कौन है तो ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही नदियों का नाम प्रचलन में आ जाता है। हमारा कहना है कि इधर की नदियों में वो पानी नहीं है, वो नहर बनाने की प्रणाली नहीं है, ठीक है, तो इधर सूखा हो जाएगा। 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन हो गया जी, ठीक है। बाकी जो पहले क्लास में बताए थे वो हम नहीं बता रहे हैं, फिजिकल फीचर्स में और भी बातें हैं, लेकिन हम पहले बता चुके हैं। मे आई रिपीट इट? जैसे अब आप लोग बताइए, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार दोनों बताइए, किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है? मोटाई बताइए ना, एकदम माइनट मत बताइए। 24 से 27, 27 ऊपर होगा, 24 से 27। इसको आप लोग अपना जो चार्ट बनाइएगा उसमें अपडेट कर लीजिएगा माइन्यूटली। मोटा मोटी क्या है, ये 24 से 27 है। और इधर कितना है? इधर कितना है? 5 देशांतर का फैलाव है बिहार का। कितना है? 5 का। कहाँ से कहाँ तक? 83 से 88 होगा, देख लीजिएगा। 83 टू 88, चलिए ठीक है, 83 टू 8, ठीक है। देशांतर 83 टू 88, यही है। इन चीज़ों को भूलिए मत, अब आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था, कम से कम माइन्यूट याद करना है, रफ तो याद होना ही चाहिए। अब याद रहेगा। ये भी बताया था कि यह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? 345 और 483। कहीं कहीं 362 भी देता है, वो देख लीजिएगा, कहीं किसका कब्जा किया है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 2 आंकड़ा हो गया। अब आप बिहार में यदि इसी को और भौतिक विभाजन, तो इतना आपका हो गया। अब ये जो सवाल आएगा कि भाई जो पहाड़ी वाला पार्ट है
यहाँ पर कितना पहाड़ है? तो इसमें एक ही पहाड़ी है, सोमेश्वर की, सोमेश्वर की पहाड़ी। हाँ, तो 88 उसका मेन हुआ, 83 to 88, बाकी उसको माइन्यूटली देख लीजिएगा कितना मिनट और कितना सेकंड है। ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड में नापा जाता है। यह 875। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पहाड़ है इसके बगल में दो चीज़ें, एक भिखना ठोरी जगह है। क्या नाम है? भिखना ठोरी। और एक है नहर, त्रिवेणी नहर। और ये नदी कौन सी है यहाँ पर? इसके बगल में गंडक, गंडक नदी। तीन चीज़ याद करना है। सोमेश्वर के आसपास क्या है? भिखना ठोरी, एक प्राकृतिक संरचना है, भिखना ठोरी, फिर इधर त्रिवेणी नहर, और इधर त्रिवेणी नहर गंडक से निकली हुई नहर है, और गंडक नदी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? रामनगर दून। क्या है? बस इतना ही याद करना है। रामनगर दून कहाँ है? चंपारण में। ठीक है, बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और यह पहाड़ी भाग का पार्ट है, 3 पार्ट में बटे। कैसे हमारा ये 2 भाग में बटा है ना, तो यह 3 भाग में है। एक हो गया रामनगर दून, एक नंबर में रामनगर दून, दूसरा में सोमेश्वर, और तीसरा में दून का भाग। बाकी और 2 दून है। हम लोगों ने पढ़ा था इधर जब हिमालय पढ़ रहे थे ऊपर में, कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और उसी के बीच में एक दून वाला एरिया पढ़े थे ना, वो इसी दून का एक्सटेंशन है ये थोड़ा सा। ठीक है, कहीं भी कंसेप्ट मतलब भारत पढ़े हैं तो बिहार कमज़ोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ इसका भी 3 डिवीजन समझ में आ गया। पहाड़ वाले का, गंगा का मैदान 2 भाग में, और पठारी जो है उसमें भी देखा जाएगा तो डिवीजन क्या करना है। ये 2 तरह का इसमें पठार आता है। एक आएगा उधर छोटानागपुर के पठार का एक्सटेंशन वाला, और एक विंध्याचल वाला। ठीक है, तो दोनों का मिला के ये एरिया और थोड़ा बहुत इधर ये सब चलेगा। तो यही 3 डिवीज़न है बेसिकली। यदि चट्टान के सेल में धड़वाड़ करेंगे तो 4 तरह के सेल बिहार में पाए जाते हैं, वो अलग से बता देंगे। बाढ़, सूखा, पहाड़ी, पठार सब हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम लोग यदि पढ़ लेंगे 3-4 चीज़ें तो बिहार का भूगोल, भौतिक भूगोल खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ लेंगे? जलवायु। जलवायु भी मैंने नटसे में बताया था कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु है या मानसूनी जलवायु। ठीक है, बेसिकली। और उसमें माइन्यूट में जाएंगे तो पिछली बार पूछ दिया था कि इसका माइन्यूट क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी के हिसाब से, तो वो जब एक बार पूछ दिया 2-3 साल इत्मीनान रहिए, आपसे नहीं पूछने जा रहा है। ठीक है, हम बता देंगे जब इस पार्ट को डील करेंगे। तो फिर मिट्टियाँ, अब इसी में जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, तो जलवायु, वनस्पति, वनस्पति में ही वन आ जाएगा, और उसी के बाद कृषि, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो इतना कुछ देख लिए तो आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या देखेंगे? नदियाँ, जलप्रपात, नहरें, है ना। तो हम लोग आज नदी और नहर कम से कम देख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत? नदी में कोई दिक्कत है? पहली नदी बताइए। घाघरा। घाघरा पहली नदी है घाघरा, जिसको कि यूपी में सरयू कहते हैं। अब ये नदी कुछ दूर तक बिहार और यूपी की सीमा भी बनाती है। ठीक है, तो घाघरा नदी, घग्गर नहीं, घाघरा। घग्गर उधर है, सिंधु तंत्र में घग्गर है। ठीक है, ये घाघरा नदी है। तो इसको पूछ सकता है कि बिहार के साथ, यूपी के साथ सीमा बनाने वाली नदी कौन है? तो घाघरा नदी ऊपर में, और नीचे में कर्मनासा। कर्मनासा भी कुछ दूर तक बिहार और यूपी का सीमा का निर्धारण करती है। तो 2 नदियां जो सीमा का निर्धारण करती हैं वो हैं घाघरा और कर्मनासा। उसके बाद क्या है? गंडक। सेकेंड नदी जो हमने यहाँ बताया वो है गंडक। तीसरी नदी बूढ़ी गंडक। पूरा पड़ी है ये, ऐसा नहीं, बूढ़ी गंडक। उसके बाद क्या बात है,
अभी अभी इधर इधर ही है, कोशी यहाँ पर आएगा। सर उसी में मिलता ना है। वो तो हम एक जनरल आपको बता रहे हैं कि इन नदियों का तंत्र चल रहा है, यदि क्रम भी पूछे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब कमला और कमला नदी है, उसी की सहायक नदी है बलान। ठीक है, तो सप्तकोशिकी एक नेपाल में क्षेत्र है, सप्तकोशिकी और कोशी, फिर महानंदा। मेजर यही नदी है, इन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है। इन सब का देख लीजिए ओरिजिन और कहाँ पर आगे गंगा या किसी दूसरी नदी में मिलती हैं, यह एक इम्पोर्टेंट रहता है। नीचे से आइए, कर्मनासा, कर्मनासा पहले आएगा, फिर सोन, ठीक है, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर क्यूल नदी है एक क्या बात है, अजय भी याद है, अजय नदी है, और छोटी मोटी नदियाँ और भी हैं इसमें और भी। तो कितना हो गया, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, इतनी नदी इधर है। यहाँ कमला के बगल में यहाँ बलान भी लिख लीजिए, कमला बलान। यह मार्ग परिवर्तन वाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो बलान कमला का ट्रिब्यूटरी है, ये कोसी का? कमला का। मार्ग परिवर्तन वाला कौन? कोशी। मार्ग परिवर्तन वाली नदी पूछे तो क्या आंसर होगा? अब पूछे कि वो कौन सी नदी है जो मतलब बिहार में मध्य प्रदेश से घुसती है, और ठीक है, पुनपुन ही है। पुनपुन और सोन ये दोनों मध्य प्रदेश से, ठीक है, यह अमरकंटक से और यह विंध्याचल रेंज वाला एरिया से निकलता है, ठीक है ना। और ये सब जो है नॉर्मल। फिर ये जाके मिलता कहाँ है, तो सोन दानापुर के पास जाके मिल जाए गंगा से, तो वही बेटा नहीं दानापुर, यदि पूछे तो माइनोटली दानापुर होगा, ठीक है ना। तो इन सब का उद्गम और कहाँ मिल रहा है, इससे भी सवाल पूछता है। तो बेसिकली मान लीजिए गंगा ही पूछते तो गंगोत्री तक जाना पड़ेगा। गंडक पूछे तो गंडक यहाँ निकल रहा है इस पहाड़ी से ऊपर से, और आके यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, पहलेजा घाट, पहलेजा घाट में। तो इस क्रम को जान लिए तो काम हो गया। अब यहाँ पर छोटा सा दूसरा एक फैक्ट, जो कि ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो मेन फैक्ट जहाँ से सवाल पूछेगा वो पूछेगा, इससे गंडक पर नहर बना हुआ है बिहार में, सोन पर नहर बना हुआ है, और कोशी पर भी नहर बना हुआ है, और भी छोटा मोटा नहर है, ठीक है। तो कोसी पर जो नहर है, बताइए आप, किताब बंद कर दीजिए। कोसी ही नाम, कोसी डैम प्रोजेक्ट ऐसी उसका नाम है। वो है, लेकिन एक बिना कोसी का भी है। कोसी का भी है, हाँ, कोसी पर 3 नहर है। कोसी पर लिख लीजिए 3 नहर है कोसी पर। एक का नाम है राजपुर नहर। क्या नाम है? राजपुर। अब ये पूछ सकते हैं सिंपल कि राजपुर नहर किस पर से संबंधित है? कोसी से संबंधित है। और एक का नाम है पूर्वी कोशी नहर, दूसरा का नाम है पश्चिमी कोशी नहर। ये याद रहे, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोशी नहर। ये पूछेगा ही नहीं, इसी से पूछ, ठीक है। उसी तरीके से सोन पर भी यही है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो सोन पे भी जो दोनों नहर है वो पूर्वी और पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न करके है। ये भी नहीं पूछेगा। पूछेगा कहाँ से? गंडक से। इस पे जो है उसका फॉर्मूला है T3S, याद रहेगा, TQS, ठीक है। एक का नाम मैंने बता दिया आपको, T फॉर त्रिवेणी, त्रिवेणी पहला। दूसरा क्या है बताइए? त्रिवेणी के बाद कौन सा है? तिरहुत, तिरहुत नहर। यह भी सवाल पूछे हुए हैं और बार बार पूछता है। तिरहुत नहर किस पर है? गंडक नदी पर। और एक और टी से है तेऊर, तेऊर, TUR ऐसे लिखिए या फिर तेऊर ऐसे लिखिए, ठीक है। तो
तो टी क्यूब का मतलब समझा गया। और ये गंडक पर है 3 टी, तिरहुत, त्रिवेणी और तेऊर। और एस से क्या है? ऐसी है ना? एस से क्या है बताइए? तो मेजर ये आपका इतना ही नहर है आपके पास। कितना नहर हो गया? 4 नहर यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इतने नहर हैं। और ये मेजर नदियाँ हैं, इनका उद्गम स्थल और इनका गंगा में मिलने का स्थल। ठीक है। अब यदि पूछे कि पटना किन 2 नदियों के बीच स्थित है? पटना किन 2 नदियों के बीच स्थित है? हाँ, गंडक बोलना होगा, गंगा नहीं। ठीक है, गंगा भी है, तीनों है, लेकिन गंडक होना चाहिए उसमें। ठीक है। एक सवाल पिछली बार मैंने, गंगा और सोन नहीं, सोन यहाँ पर है तो पुनपुन क्या है? सोन पहले आ गया। और इधर गंडक भी है कुछ दूर तक और इधर गंगा भी है। एक बार मैंने सवाल गेस किया था कि इस बार पूछेगा, तब तक पूछा नहीं था कि गंगा जो है कितने जिलों को टच करती है, बिहार के कितने जिलों को टच करती है। अब ये पूछेगा कौन कौन से जिलों को टच करती है, इनमें से किन किन जिलों को टच करती है। क्योंकि मान लीजिए पूछ दिया कि 12 को टच कर रही है, तो आपको 12 का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, 12 का नाम आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से मेजर नदी किस जिले से गुजरती है उसका अपवाह क्षेत्र देखना होगा। नहीं तो हम आपको एक चार्ट दे देंगे और जो ऑनलाइन है उनको PDF दे दिया जाएगा कि ये है। ठीक है। सारण नदी, हाँ सारण नदी, वही मिस कर रहा था, सारण। ये TQS यही सवाल पूछेगा, क्योंकि सारण पूछेगा और ऑप्शन यदि यहाँ का छपरा का दे दिया, आधे लोग वहाँ पर जय हिंद कर देंगे। तो ये सवाल बनने की क्षमता वाला जगह है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। बिहार में 38 जिले हैं, आधे जिले बाढ़ प्रभावित, आधे जिले सूखा प्रभावित। तो विकास पे जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कि बिहार का विकास कमज़ोर और धीरे धीरे होने का सबसे बड़ा कारण है कि खनिज संसाधन झारखंड में चले गए। खनिज के यहाँ पर है नहीं, थोड़ा बहुत ये जो पठारी एरिया है यहाँ पाइराइट्स वगैरह पाए जाते हैं खनिज के मामले में। लेकिन हमारा जो मुख्य संकेंद्रण है वो हम कृषि के लिए जाने जाते हैं। और कृषि में भी क्या दिक्कत है कि आधे में बाढ़ है और आधे में सूखा है। दूसरा क्या है कि जब बाढ़ ज़्यादा बारंबारता रहेगी तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ लगाएगा अपना फैक्ट्री, इस साल लगाएगा, अगला साल बाढ़ में बह जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं जितना हम लोग मतलब बाढ़ में मतलब बाढ़ को मतलब बचाने मतलब उसका जो क्या बोलते हैं रेस्क्यू में लगाते हैं, सारा पैसा मतलब एक ही बार लगा करके वहाँ पे मतलब थोड़ा सा जब वो ढलाव आता है तो उसको काट करके और इतना मतलब बीच में गैप बना दे कि वहाँ पानी स्टोर हो जाए और वो पानी यूज में आ जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या है ना कि देखिए हम आपको क्या बताएं कि आप सारा व्यवस्था बनाए यहाँ पर जैसा ही बता रही हैं, अच्छा है, लॉजिकल है, लेकिन नदी ने मार्ग बदल दिया, सारा व्यवस्था धरा का धरा रह गया। अब ये नदी, अब यहाँ जाके नेपाल में तो अपने हिसाब से नहीं ना काम कीजिएगा। आपको पता है कि ये जो नदी है 100 साल में लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दाएं बाएं हो चुकी है, 100 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। सामान्य नहीं है। आज आपका खेत दिख रहा है और 4 साल बाद आपका खेत नदी में है। सर मेरा क्वेश्चन है जैसे कि कितना रास्ता बदलेगा ये मतलब ऊपर से तो इधर से ही आएगा, मान लीजिए इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, बट ये यहाँ पे पूरा इसको इकट्ठा करके कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है ना। देखिए क्या है, कैचमेंट एरिया पूरा, कैचमेंट एरिया समझते हैं नदी का, जैसे पहाड़ है, ये मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ का ढाल होगा। अब वर्षा जो इधर हो रही है ये पूरा कैचमेंट एरिया है। अब ये पूरा यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर यदि हिमालय है और यहाँ भी बारिश हो रही है तो सब पानी को यहीं आना है। ठीक है, अब यह प्राकृतिक चीज़ बना है 10 किलोमीटर ऊंचा, मानव का क्षमता है 10 मीटर ऊंचा कोई चीज़ रिजर्वायर बनाने का, ये गड्ढा क्षमता नहीं है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने टिहरी में किया है कोशिश, तो क्या होगा कि यहाँ इम्बैलेंस आएगा, नेचुरल इम्बैलेंस आएगा। इसलिए प्रकृति के साथ एक लेवल तक ही कैलकुलेटेड छेड़छाड़ किया जा सकता है। उससे ज़्यादा करेंगे तो अपना अचानक से ऐसा विस्फोट करेगा ना कि फिर मालूम चलेगा कि यहाँ घनी आबादी है दोनों तरफ और एक बार में 10-20 लाख लोग चले जाएंगे यदि वॉल ब्रेक
नहीं ऐसे रिस्क जान कम जाता है ना। जैसे कि आप हाईवे पे जाइएगा बाढ़ के समय में तो पूरा हाईवे के बीचों बीच टेंट बन जाता है और लोग 2 महीना वहाँ काट लेते हैं। उपाय है वही बहुत हाँ वो सब है, नदियों को जोड़ सकते हैं, वो एक उपाय है। एक इसमें नदियों में जो मेन जो पानी और बाढ़ का समस्या कहाँ से आता है, देखिए इसको कंसेप्चुअल बात को समझिए। अब ये नदी है और इसका ये तलहटी वाला भाग है, ये जो डाउन स्लैब जा रहा है, ठीक है ना, ये गहराई है नदी में मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो जगह होता है ना ये धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। देखिए कि नदी के बीच में गाद जमा होने से जो सिल्ट बोलते हैं तो ये भरते जाता है। तो नदी को जहाँ पे गहरा होना चाहिए वहीं पर नदी उथली हो जाती है और किनारों से कुछ दूर जाके ये गहरी होती है और इधर इसे देखिएगा नदी में द्वीप जैसा बन जाता है एक गाद के जमाव से। तो फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है कई वीडियोज़ में और कई टेक्स्ट में आता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा गाड़ी जैसा बना होता है, जहाज जैसा, वो नीचे से सील्ड को हटाता जाता है और यहाँ पर फिर से उतना गहरा कर देता है। तो क्या होगा, ये गहरा रहेगा तो पानी किनारों की तरफ ना भाग के और अंदर रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हाँ। नदी के अंदर ही आपको सील्ड को हटाना होगा और सील्ड का डिपॉजिट प्रॉपर तरीके से करना होगा और किनारे में क्या करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि वो कटाव कम हो, तो अवरोध भी ज़्यादा हो। इन होता क्या है कि यहाँ सब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिस्क है, इसीलिए देखिए कि मिट्टी से ही भरा होता है, फिर अगली बार वो कटाव हो जाता है तो वो धीरे धीरे कटता रहता है, लेकिन उसको फोर्स को मिटिगेट करता है, पेसिफाई करता है उसको, ठीक है। हाँ, कुछ सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर ऐसा काम हो सकता है जो कि इग्नोरेंस के चलते अभी तक नहीं हो रहा है। तो विकास के साथ साथ उसकी मशीनें ऐसी आ जाएंगी कि वो काम आसानी। पहले आपको लगता था कि एक बार में जाएगा पंप करेगा यहाँ पर, अब पानी का फोर्स बढ़ जाएगा नाला में, गंगा के किनारे आपका जो सम्प हाउस होता है प्रेशर यहाँ पे देता है और पूरा का पूरा फोर्स आ जाता है ना। तो मशीनें आ गई हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन बोला? वो जो आप बोल रहे थे गड्ढा, हाँ हाँ वो तो है। तो ये अच्छा आइडिया दी कि नीचे नीचे कैनाल्स, क्योंकि वो तो बाढ़ वाला है और ये हमारे पास ये तो है। ये आप लोग जब मेंस का आंसर, हाँ ठीक, वो ठीक है, मेंस का आंसर जब लिखेंगे तो ये डालेंगे कि हम उसको नदियों को जोड़ सकते हैं, उनको उनके मार्ग को नहरों से कर सकते हैं, ताकि जैसे कि हमने दिखा भी दिया ना, यहाँ पर गंडक कहाँ बनाया था, ब्यास नदी पर जो बनाया था, सतलज नदी पर इंदिरा गांधी कैनाल, तो उसका काफ़ी लाभ दिखा। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो सोन का एरिया है, सोन में जो यहाँ बांध बनाया गया है, इससे कई नहरें निकलती हैं, इसीलिए भारत में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन वाला एरिया है ये एरिया। चावल कटोरा कहा जाता है इसको। हाँ नक्सली, हाँ वो सोशल एलिमेंट है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है, नहीं तो ये बिहार जितना आगे बढ़ सकता था उतना क्यों नहीं बढ़ रहा है। पॉलिटिकल सेंटर, हम तो कई बार अपने क्लास में बोले ही हैं कि बिहार भारत की 1000 साल तक राजधानी रहा। दिल्ली कितना दिन रहा बताइए? 6 बार बनाया। अभी पिछला देखा जाए तो 1911-12 से मुश्किल से 110 साल। उसके पहले कलकत्ता, उसके थोड़ा पीछे जाए तो आगरा कुछ दिन के लिए, और फिर उसके पहले कुछ दिन तक दिल्ली। लेकिन पटना का देखिएगा तो हरियंक वंश से स्टार्ट कर लीजिए, नहीं था? हरियंक वंश से पीछे जाएगा पौराणिक काल में तो अयोध्या जनक सब इसी क्षेत्र में रहा। लेकिन यदि हरियंक वंश से भी देखते हैं तो ईसा पूर्व 600 शताब्दी से तो हो जा रहा ना। और जब तक हर्षवर्धन नहीं आ जाता है, कन्नौज राजधानी नहीं होती है, तब तक वन वे और अदर पटना ही रहा, या मौर्य पीरियड में रहा हो, या शुंग पीरियड में रहा हो, या फिर पूरा गुप्ता में रहा। पहले ये सेंटर में था तो हम लोग इधर भी फैले हुए थे, पूरा का पूरा उत्तर जो मान लीजिए यहाँ पर भी भारत है, तो हम लोग यहाँ तक कब्जा किए होते ना, ये सब पूरा एरिया, और इधर में पूरा ये सब। लेकिन बाद में फिर सेंटर जो है चेंज करके दिल्ली लाया गया ताकि पूरा भारत में। लेकिन अभी भी यदि मध्य प्रदेश सेंटर रहता, नागपुर राजधानी रहती, तो पूरा भारत एकजुट रहता, ठीक है। तो इसमें फिजिकल फीचर हम लोग आज पढ़ रहे थे। फिजिकल फीचर में आप लोगों को बेसिक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ मैदान है, मैदान का 2 भाग है, दोनों भाग से एक ऊपरी गामी नदियाँ हैं, एक नीचे से ऊपर जाने वाली नदियाँ हैं। यह मानचित्र में ऐसा दिखता है, इसको पूरब से मतलब उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बोलेंगे,
ठीक है। इनमें अपवाह ज़्यादा है, प्रवाह तेज है और गाद लाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। इसमें कमज़ोर है और इसमें से 2 नदी मध्य प्रदेश से आ रही है, इधर की नदियाँ सब हिमालय की तराई से या फिर हिमालय के किसी भाग से निकल के आ रही है। ये जो कोशी नदी है सप्तकोशी क्षेत्र नेपाल में है, वहाँ से आती है और ये नदियाँ भी बेसिकली वही हैं। सभी नदियों को लिखवा दे क्या? लिखिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, मैप बनाया हुआ आपने? ठीक है, अच्छा है। तो अब इसमें पूछ सकता है कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? बी लॉजिकल। जब 2500 किलोमीटर में पूरा भारत तय करती है तो बिहार में उसका कितना भाग तय करेगी? बहुत होगा, छठा भाग 445, 445। ठीक है, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और मान लीजिए केबीसी खिलाना था, कौन बनाया करोड़पति, तो हम एक सवाल देते हैं आप लोग को। ऐसे बोलता अमिताभ बच्चन कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को बिहार में बहने वाली उनकी लंबाई के अनुसार क्रम से सजाएं। ऐसा आता है ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, कि बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली नदियों को बिहार में जितना दूर तक वो बहती हैं उसके हिसाब से क्रम से सजाएं। तो वो क्रम है गंगा, सबसे अधिक गंगा 445 गंगा, फिर गंडक 425 किलोमीटर। यह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। गंडक कितने दूर तक? 425 किलोमीटर तक लंबाई के हिसाब से। ये गंडक है, देख लेते हैं। यहाँ तो 425। अच्छा, ये ओवरऑल नहीं, बिहार में 425 दे रहा है क्योंकि ये तो गंगा तो 445 नहीं है। बूढ़ी गंडक है कम, शायद बूढ़ी गंडक से आप मिस कर होंगे। तो बूढ़ी गंडक 320 है, ये 260 है। चलिए अगला लिखिए, बूढ़ी गंडक तीसरे पर 320 और 260 कोसी है, शायद इसी से आप मिस कर रही थे। कोसी 260। तो ये चारों का क्रम है बिहार में बढ़ने वाली लंबाई के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये सबका बिहार का लंबाई ही दिए हुए है तो इतना गलत तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सौ बाद में चेक कर लीजिएगा। चारों समझ में आ गया? सबसे लंबी कौन है? गंगा, दूसरे पर गंडक, तीसरे पर बूढ़ी गंडक। कितना है? 220। बिहार में 260 किलोमीटर और 425 नदी की कुल लंबाई है। लेकिन ये बिहार में ही दे दिया 425 क्रम से, और 200 कोसी का देखे तो 260 है कोसी का सर 120 है बिहार में। तो अच्छा, ये सर्वाधिक लंबाई 120, लेकिन बिहार में हाँ 260 इसका नहीं, 260 है, दोनों का 260 है। ये मिस प्रिंटिंग एरर हो रहा है, एक बार देखिएगा। वर्तमान में कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर। वो तो ऊपर में बहुत है ना, तो ये सबका बिहार वाला ही दिए हुए हैं, तो पता नहीं क्यों इसका ऐसा किया है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र है बिहार में वो 83 किलोमीटर का है, लिख लीजिए। सरयू का घाघरा जो नदी है मात्र 83 किलोमीटर है। 83। चलिए नेक्स्ट लिखिए, गंडक निकलती कहाँ से है? तो दो जगह है हिमालय के, मतलब नेपाली एरिया में ही। उस जगह का नाम है कुतांग। क्या नाम है? कुतांग, और उसी को कहते हैं मानगकोट। मानगकोट। गंडक निकलती है कहाँ से? कुतांग और मानगकोट। मानगकोट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बूढ़ी गंडक या सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन निकलती है? बूढ़ी गंडक। नॉर्मल गंडक कहाँ से? कुतांग या मानगकोट से। ठीक है, तीसरा लिखिए, कोशी। कोसी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक, कोसी कहाँ से? सप्तकोशिकी। ये कहाँ है सप्तकोशिकी? नेपाल। नेक्स्ट लिखिए, सोन नदी। सबको पता है कहाँ? अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से? सोन
अमरकंटक एमपी, ठीक है ना। अमरकंटक से कई लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एमपी भी लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखिए सरयू। किसी को पता है सरयू का? बिना किताब कॉपी देखे बताइए। लेकिन यह है तिब्बत से निकलती है, सरयू तिब्बत से निकलती है और इसको जगह का नाम है ममचाचुंग। मपचाचुंग, मपचाचुंग, म प चा चुंग। मपचाचुंग कहाँ पर है यह? तिब्बत में। इम्पोर्टेंट है और सवाल बनाने की क्षमता रखता है। सरयू कहिए या घाघरा भी इसको लिखिए, क्योंकि आपको बिहार में इसको घाघरा ही कहा जाता है ना? ठीक है, या ग्लेशियर है, हिमनद। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद। मपचाचुंग क्या है? हिमनद। सोचिए प्रकृति ने कितना व्यवस्था किया। ऐसा एक तो ग्लेशियर बना दिया, बड़ा सा पानी निकलता ही जा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि ख़त्म क्यों नहीं होता है, कितना साल निकलता रहेगा। तो धीरे धीरे कम तो हो ही रहा है, लेकिन क्या होता है कि हर साल एक प्राकृतिक चक्र है, वो फिर से बड़ा हो जाता है। वाष्पन होता रहता है, फिर जमता है, वर्षण होता है। तो एक प्राकृतिक चक्र है। यदि हमने उसमें गैस डाल के उसको ख़राब नहीं किया तो ये बहुत लंबे समय तक यूँ ही चलता रहेगा। जैसे सूखा में लगता है कि अब तो सब पानी ज़मीन का ख़त्म हो गया, आदमी हाहाकार करने लगता है। जब गर्मी होता है ना कि एकदम अरे पानी जहाँ 60 मीटर पर निकलता था अब 100 मीटर पर निकल रहा है, निकलना ही बंद हो गया। लेकिन फिर बरसात होती है, फिर नदी के अंदर का पानी जो है वाष्पन के ऊपर जाता है और वर्षण से फिर नीचे आता है। और उसको यदि हम बर्बाद नहीं करें, सुखा के फिर ऊपर ही नहीं भेज दें, उसको नीचे डालने का उपाय कर दें, इसी को क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि हमारे छत पे मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का छत है, तो पहले जब छत नहीं था तो ये पानी ज़मीन पे गिरता था और ज़मीन उसका अवशोषण करके उसको फिर से पीने के लायक बना देती थी। अब हम क्या कर रहे हैं? कंक्रीट बना दिए पूरा। तो अब यहाँ जब पानी ऊपर है वो क्या होगा? जो पानी नीचे जाके ज़मीन के लिए था उसका फिर से वाष्पीकरण हो गया। फ़ायदा नहीं हुआ ना उसका? वाष्पीकरण जितना होना चाहिए वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हुआ। तो हमको उस पानी को कहीं ना कहीं एक रूट देना है कि ज़मीन के उस लेवल तक चला जाए। तो इसी को पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आजकल घरों में लगाया जाता है। जैसे दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग घर का निर्माण करते हैं या करवाते हुए देखे होंगे, तो एक तो मान लीजिए इसमें बना दिए रेन वाटर को कलेक्ट करने का पॉइंट और वो पॉइंट नीचे तक जाने का उपाय, उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए घर का पानी को नाली से बाहर फेंकते हैं, वो नालियाँ ड्रेनेज में जाती हैं। तो देखिएगा कि छोटे शहरों में या गाँव में लोग नालियाँ उतनी डेवलप नहीं हैं, तो वो सोख्ता बनाते हैं। सोख्ता वो भी एक तरीके से पानी को नीचे देने का होता है। आपके घर में जितना वेस्ट वाटर निकल रहा है उसके लिए एक सोख्ता बनाए हुए हैं, उसमें जाके वो ऊपर में 2-3 तरीके का फिल्टर लगा होता है। गंदगी ऊपर रह जाती है, पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है और वाटर टेबल को, जो जल का स्तर है, उसको ऊपर ले आता है। तो थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि क्या है सारा कंसेप्ट इसी में है। आपको कंसेप्ट के लिए भारी भरकम शब्दावली की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बोलिए धारणीय विकास क्या है। हाँ, तो इसको बताइए, कुछ भाषा शब्द का प्रयोग कीजिए। हमने कैसे उस दिन कहा था स्टैट्यूटरी बोलिए, बोलने से सब होता है। सस्टेनेबल का बताइए निशांत आप। हाँ, तो ये तो मतलब थोड़ा और बेहतर तरीके से मेंस जब आएगा तो आप बोलेंगे इसको। आप समझ रहे हैं चीज़ को, लेकिन उसकी भाषा भी बढ़िया होनी चाहिए। जैसे यदि आप किसी के बारे में बेहतर फील करते हैं तो आपके फील करने से नहीं होता, उसको भी पता होना चाहिए। इतना भी नहीं कि सब गिर ही जाए। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्या हुआ, सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राकृतिक संसाधनों का वह वैसा उचित समुचित प्रयोग ताकि अगली पीढ़ी के पास भी संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेन किसके लिए? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो मान लीजिए हम कई बार आप कुछ भी गलत काम करने जा रहे हैं ना, एक बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना गलत है।
बच्चा ईश्वर का रूप तो है ही, आप पर निर्भर है, पूरी तरह से आप पर निर्भर है। बच्चा को हवा में फेंक दीजिए, हंसने लगता है, उसको पता है कि हमारा जो नीचे बंदा हमको पकड़ने के लिए खड़ा है वो पकड़ ही लेगा। आदमी को फेंक दीजिए, चिल्लाने लगेगा समझ कि भाग जाएगा। तो यह फेथ है, अटमोस्ट फेथ। तो ये बच्चे हम पर निर्भर हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हम पर निर्भर है। मान लीजिए हमारे पहले का पीढ़ी सब पानी पी गया होता तो हमारे लिए पानी बचता, उस पानी को उस वृक्ष पर, नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे चित्र बनाएंगे, आने के बाद 100 साल बाद यदि हमको पढ़ाने का मौका मिला तो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। देखो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ट्री, हो ही गया दिल्ली में उसमें प्रॉब्लम, ऐसा लॉकडाउन कर दिया है पॉल्यूशन की वजह से। नहीं हो जाएगा, पॉल्यूशन लॉकडाउन लगा है। सोचिए क्या है इस देश में, वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉल्यूटेड लोग भी तो वहीं रहते हैं, क्या किया जाए। पॉल्यूटेड शहर दिल्ली, लॉकडाउन लग गया है वहाँ पे। जहाँ मना किया कि पटाखा नहीं फोड़ना और 10 गुना फोड़ दिया अल्लाह। तो बिहार में इनका उद्गम, और ये देख के अब खत्म करते हैं बात को। चलिए, बागमती महाभारत श्रेणी कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल। एक और नदी निकलती है महाभारत श्रेणी से, वो है कमला। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से। बात शुरू हुई थी महानंदा से। महानंदा निकलती है मक्कल दियाराम पहाड़ी, जो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, सवाल बनने की क्षमता है। मक्कल दियाराम, क्या नाम है? महानंदा कहाँ से निकलती है? म से महानंदा और म वाले जगह से निकलती है। महानंदा कहाँ से निकलती है? मक्कल दियाराम, मक्कल दिया राम। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ? दार्जिलिंग में। कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से बता ही चुके हैं। सोन नदी अमरकंटक से भी बता ही चुके हैं। अजय लिख लीजिए, अजय, अजय नदी। बटपाडू, बटपाडू जमुई। अजय नदी जमुई में ही एक क्षेत्र है छोटा सा, वहीं से निकलती है। क्यूल नदी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसका लोकेशन नहीं दे रहा है। टाल से निकलती है, टाल क्षेत्र से। हाँ, टाल लिख दिए, टाल क्षेत्र से। क्यूल, क्यूल। पुनपुन का तो बेसिक ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसको पलामू का चौराहा पढ़ाई, चूँकि झारखंड होके आती है ये, तो पलामू में भी इसका, पलामू ही लिख लीजिए, पलामू का चौराहा पहाड़ी। पुनपुन कहाँ से है? पुनपुन पलामू। महानंदा मक्कल दिया, म से म से प से प, ठीक है ना। पुनपुन कहाँ से है? कहाँ से? पलामू, र तो है लेकिन चौराहा, चौराहा पहाड़ी। चौ है, हाँ चौर है, ठीक है ना। और फल्गु, छोटा नागपुर के पठार से फल्गु। बागमती नदी जाके कोसी में मिल जाती है, और बाकी सारी नदियाँ गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में। तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, सब जाके गंगा मिलती है। जो कोसी में जो मिलती है, और बागमती और बलान का देख लीजिए।